हाय एवरीवन, आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। 6 to 8 का जो आज बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, उसके आंसर को हम आज एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो शब्दों के संयोग को कहते हैं। एक मिनट, हाँ, दो शब्दों के संयोग को कहते हैं तो समास को कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। संधि में दो वर्णों का संयोग होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, या किसकी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध हैं। इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। संयुक्त वाक्य, चलिए देख लेते हैं इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। पहला वाक्य है, बच्चे के रोने से उसकी पढ़ाई में खलल पड़ता है। तो ये नहीं है, ये साधारण है। चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे, यह भी नहीं है। वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश नहीं हुआ, ये भी नहीं है। यानी कि इसमें से होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, इसमें होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संयुक्त वाक्य में कोई ना कोई संयोजक होना चाहिए, और तथा इन सब टाइप का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 74, कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा। इस पंक्ति में पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चलिए हाँ, नहीं, सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें चूंकि यहाँ पे दिया गया है सम शब्द का वर्णन किया गया है, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, तो ये उपमा अलंकार होगा। जहाँ पे सम आदि शब्दों का होता है प्रयोग, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे यति कहते हैं। 75 में सी आंसर होगा, उसे यति कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। पेट काटना। पेट काटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो पेट काटना आप ऐसे भी समझ जा रहे होंगे, पेट काटने का मतलब होता है भूखा रहना। ठीक है, कंजूसी करना नहीं होगा, पेट को कष्ट पहुंचाना भी नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 77, यहाँ पे मिश्र वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो पहला है, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। तो ये मिश्र वाक्य है। अगला देख लेते हैं। डॉक्टर ने पट्टी बांध दी तथा 50 रुपये मांगे, ये नहीं होगा। वह निराश होकर घर से निकला, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें ए ही होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डेपुटेशन का हिंदी पर्याय है डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। ठीक है, तो ए आंसर हो गया आपका पहला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौराहा 79, चौराहा शब्द में समास है, तो इसमें आ रहा है चौ यानी कि चार, चार यानी कि द्विगु समास। जहाँ पर किसी संख्या का वर्णन होता है वहाँ पे द्विगु समास आता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है। तो तुलसीदास की रचना इसमें नहीं है। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका केशव प्रसाद की है, केशव प्रसाद की। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न रस है, थर्राती है वसुधा सारी, आसमान तड़तड़ा रहा, अरे दल पर कूद पड़ूं, उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा। इसको पढ़ के ही आप सबको लग रहा होगा कि ये वीर रस की रचना है, ये वीर रस की ही रचना है। ठीक है, क्योंकि इसमें वीरता का भाव आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कलाकारों से है। एक सेकंड, थोड़ा छोटा कर लेने दीजिए तो आपको सही समझ में आएगा। ठीक है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, और एक सेकंड समय दीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, वीणा सुमित्रा नंदन पंत की है, और दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। तो 2143 ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। ये इसका अर्थ होगा यानी कि जो पहले कुछ और मन रहे फिर कुछ और मन रहे, यानी कि चंचल मन आला। आपने गाना भी सुना होगा, पल में तोशा पल में माला। ठीक है, वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। तो त्रिशंकु नहीं होगा, मेरी असफलताएं भी नहीं होगा, चिंतामणि है इनका। रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संकलन चिंतामणि। ठीक है, 84 में सी। चलिए ऑनरोरियम का हिंदी पर्याय होता है मानदेय। ठीक है, मानदेय, उपादेय नहीं होगा, सम्मानित नहीं होगा, मानदेय होगा। चलिए अगला देख लेते हैं।
86 रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो आप जानते हैं कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह की ही है। तुलसीदास ये निराला की रचना है और यशोधरा ये गुप्त जी की है, तो इसमें ए होगा। ठीक है। भरपेट, भरपेट शब्द में कौन सा समास होगा? तो भरपेट शब्द में समास होगा ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, भरपेट में होगा अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा, बी हो जाएगा इसका आंसर 88 का। आप चेक करते रहिएगा और बताइएगा एंड में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। पेपर बहुत ही इजी था, तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाने की आशा है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कंकाल, आप जानते हैं कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है। निर्मला ये प्रेमचंद जी की है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास की है, लाला श्रीनिवास दास। और झूठ और सच यशपाल जी की रचना है। यानी कि हो गया 3 4 2 1, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, 90 में हो गया बी ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं। 91 प्रश्न पूछ रहा है घन आनंद किस काल के कवि थे? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये रीत काल के कवि थे। 91 में ए ऑप्शन हो जाएगा। परि प्लस छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है? ठीक है, परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि। चलिए अगला देख लेते हैं। निर्वेद, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद आप जानते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव। चलिए इसको देख लेते हैं। फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कई बार पूछा जाने वाला सवाल है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी अर्थ का बोध ना हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति क्या होती है? तो वह व्यंजना होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला आपको रचना और उनके काल को मिलाना है। तो पृथ्वीराज रासो आप जानते ही होंगे, आदिकाल की रचना है। पद्मावत भक्तिकाल की रचना है। बिहारी सतसई रीतिकाल की रचना है। और भारत भारती आधुनिक काल की रचना है। 2 3 4 1, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं। 97, तो इसमें पूछा गया है शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला देखते हैं। मैं प्रातः काल के समय घूमने आया हूँ, यहाँ के समय नहीं होगा, प्रातः काल घूमने आया। कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, ये तो ठीक है। तुम सबसे सुंदरतम हो, सबसे का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये और ये गलत है, यानी कि बी ऑप्शन कल मूसलाधार वर्षा हुई एकदम सही है, शुद्ध वाक्य। चलिए 98 देख लेते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पदबंध परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसको कहते हैं पदबंध। ठीक है, उसे कहते हैं पदबंध। चलिए अगला देख लेते हैं। 99, ठीक, 99 ऑप्शन है, पूछा गया है अभ्युदय। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये अभि प्लस उदय होगा, यानी कि सी ऑप्शन। 99 में सी ऑप्शन। चलिए प्रेमचंद्र का लिखित उपन्यास नहीं है, तो आप जानते होंगे कि तितली उपन्यास प्रसाद जी की रचना है, प्रसाद जी का उपन्यास है। रंगभूमि और सेवा सदन दोनों इन्हीं की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पूछा गया है नहीं, तो इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, तितली नहीं है, तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही आसान। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे रामचरितमानस की भाषा अवधी थी। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर 3 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गगनचुंबी, एक सेकेंड, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? गगनचुंबी का अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला, को, यानी कि तत्पुरुष समास। बहुत ही आसान था, अगर आप समास को समास विग्रह करके देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समास के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है काव्य गुण से, यानी कि मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुबनते। इसको पढ़ेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि ये माधुर्य गुण का इसमें भाव आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग है? 3-13 होना का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, ठीक है, तितर बितर हो जाना। तो रावण ने विभीषण को 3-13 कर दिया, इसमें नहीं होगा। पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया, यहाँ ये एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस मुहावरे का प्रयोग है। पिता को आते देखकर बेटा 3-13 हो गया, ये बिल्कुल गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चयन, ठीक है, चयन 107 पे हम लोग पहुँच गए हैं। चयन का संधि विच्छेद होगा चे प्लस अन, ठीक है, चे प्लस अन, अयादि संधि है यहाँ पे, अयादि। चलिए कृष्ण भक्त कवि हैं, चलिए ये तो बहुत ही आसान है, सूरदास भी कृष्ण भक्ति हैं, रसखान भी हैं और मीराबाई भी हैं, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। बैंकरप्ट, ये तो बहुत आसान है, बैंकरप्ट को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि दिवालिया होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये तो एकदम सही है। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, तो अवश्य और ही एक साथ प्रयोग नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। और फिर बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये एकदम सही है क्योंकि बंदूक अस्त्र में ही आता है, तो ये भी सही है, यानी कि अशुद्ध वाक्य हो जाएगा बी, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब एक ही वस्तु पर, ठीक, जब एक ही वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? बहुत आसान है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर हो जाएगा रूपक, रूपक अलंकार, ठीक है। चलिए सूरदास की रचना बताना है, इसमें सूरदास की रचना कौन सी है? तो आप जानते होंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। कृष्ण गीतावली और दोहावली ये किसकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूना लगाना, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पान लगाना, सफ़ेद करना, बेवकूफ़ बनाना, बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाना, कहते नहीं चूना लगा दिया उसने। चलिए देख लेते हैं इसका प्रश्न, इसका आंसर देख लेते हैं। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 16 नहीं होती, 13 होती हैं, ठीक है। प्रथम, फर्स्ट एंड थर्ड में 13 होती हैं, बल्कि सेकंड और फोर्थ में 11 होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा के रचनाकार कौन है? ये अज्ञेय जी हैं। चलिए अगर आप में से कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा तो उसे बहुत अच्छे से याद होगा कि असाध्य वीणा अज्ञेय जी की रचना है। चलिए कर्मवाच्य, कर्मवाच्य बताना है, इसमें कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कर्मवाच्य का है? तो आम खाया जाता है, ये तो है। लड़का खाता है, ये तो साधारण हो गया। कर्त, धूप में चला नहीं जाता, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या होगा? आम खाया जाता है, ठीक है। चलिए संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण का गुण नहीं है पूछा जा रहा है। अलंकृत भाषा नहीं होती है, इसमें एकदम सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण में संक्षिप्तता होनी चाहिए और पूर्णता होनी चाहिए, यानी कि इसमें होगा गुण नहीं होगा, अलंकृत भाषा नहीं होगी इसका गुण। चलिए देख लेते हैं। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, यहाँ पे गुण संधि होगी, वृद्धि नहीं होगी, दीर्घ नहीं होगी, यहाँ पे गुण संधि होगी, ठीक है। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। चलिए अगला देख लेते हैं। 119, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, लोकोक्ति का तात्पर्य है, इसको आप पढ़ के ही समझ गए हैं। समर्थ यानी कि जो समर्थवान है, जो बड़ा आदमी है, ठीक है। बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए? एकदम सही है, ये बड़े आदमी के सब मित्र होते हैं, ये नहीं होगा। मेहनत के काम के लिए सदैव, ये भी नहीं होगा। चलिए यही होगा। सारे ऑप्शंस इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक का भी ऑप्शन है, तो ये भी देखना पड़ता है आपको। चलिए भाववाच्य पूछा जा रहा है, भाववाच्य कौन सा है? श्वेता पुस्तक पढ़ती है, नहीं, ये नहीं होगा। पत्र लिखा जाता है, ये भी नहीं होगा। उससे बैठा नहीं जाता, क्योंकि इसमें ये देखना होता है कि उसमें क्रिया का प्रभाव अधिक होता है। भाववाच्य जो होता है इसमें क्रिया का प्रभाव अधिक होता है, तो इसमें उससे बैठा नहीं जाता, ये सही होगा, सी ऑप्शन। बिहारी लाल, बिहारी सतसाई के जो लेखक हैं बिहारी लाल, रीतिकाल के रचनाकार, ये पूछा जा रहा है किस राजा के दरबार में थे? तो पहला ऑप्शन सही है, महाराजा जय सिंह के, ठीक है, महाराजा जय सिंह के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाग्मय, वांग्मय की संधि विच्छेद होगा वाक प्लस मय, वांग नहीं होगा, वांग भी नहीं होगा, वाक प्लस मय होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा
तो आपको ये बहुत आसानी से पेपर ये आपका हो जाना चाहिए था, बहुत आसान पेपर आया है। चलिए अगला देख लेते हैं, इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय क्या होगा। इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय होगा नामांकन संख्या, ठीक है, नामांकन संख्या। चलिए मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो ये 15 होते हैं, 15, ठीक है, 124 में 15। चलिए अगला देख लेते हैं 125, खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो पहला दिया गया है, अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, एकदम सही है, ये करेक्ट है। पक्षियों की भाषा कोई नहीं, एक पक्षी दूसरे, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए पहला ऑप्शन एकदम सही है इसमें, अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद सारे प्रश्न जो हैं वो आपके गद्यांश पे हैं। अगर आपने इसका ज़रा सा भी ध्यान दे के पेपर दिया होगा तो आपने आराम से कर लिया होगा। इसको देख लेते हैं, पुस्तकालय व विशाल ज्ञान सिंधु है जिसमें विद्या की अक्षय निधि मौजूद है, जिसके अध्ययन मात्र से ही हमारा हृदय विशाल और उन्नत बनता है। पुस्तकालय शब्द का निर्माण पुस्तक और आलय से हुआ है, अर्थात पुस्तकों के लिए घर पुस्तकालय में उपयोगी पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है और जीवन की उन्नति होती है। इससे मनुष्य का स्वाध्याय में रुचि पैदा होती है और मस्तिष्क का विकास होता है। चलिए देख लेते हैं इससे क्या क्या प्रश्न आए हैं। ज्ञान सिंधु, ज्ञान सिंधु का अर्थ होता है, ज्ञान तो आप समझ ही रहे हैं, सिंधु का मतलब होता है सागर या महासागर, यानी कि क्या हो जाएगा, ज्ञान का सागर, व्यवस्था नहीं, नदी नहीं, ठीक है, ज्ञान का सागर। चलिए अगला देख लेते हैं, मनुष्य के उच्च चरित्र के निर्माण में सहायक होती हैं। ये पूरा ही पुस्तकालय और पुस्तकों के बीच में, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा पुस्तकें, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ये दिया भी गया है, देखिए ये दिया भी गया है, पुस्तकालय संग्रह क्या आता है, ये मनुष्य के उच्च चरित्र के निर्माण होता है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं, हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है, ये भी उसी लाइन में दिया गया है, पुस्तकों के अध्ययन से, ठीक है, पुस्तकों के अध्ययन से। चलिए स्वाध्याय में सहायक है, स्वाध्याय में सहायक है पुस्तकालय, ये भी ऊपर की लाइन, लास्ट लाइन देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। इससे मनुष्य में स्वाध्याय की रुचि पैदा होती है और मस्तिष्क का विकास होता है। इससे किससे, पुस्तकालय से, ठीक है। चलिए सॉरी, अब पूछा गया है विद्या की अक्षय निधि कहाँ मौजूद होती है, तो विद्या की अक्षय निधि अभी बताया गया है पुस्तकालय में, ठीक है, पुस्तकालय में। इसमें कहाँ, ये है पुस्तकालय विशाल ज्ञान सिंधु है जिसमें विद्या की अक्षय निधियाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। हाँ, आपको अपना ज्ञान नहीं प्रयोग करना होता है, अपने ज्ञान के साथ साथ इस जो यहाँ पे दिया होता है, जो यहाँ पे गद्यांश दिया होता है, उसे ही ध्यान में रखकर अपना आंसर देना होता है, ठीक है। ऐसे तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपको दिया ही गया है कि आपको वाक्यांश को पढ़ना है और उसका आंसर लगाना है। चलिए अगला देख लेते हैं, औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। गांव के लोग रोजी रोटी के चक्कर में शहरों में आकर गंदी बस्तियों में वृद्धि करते हैं। औद्योगिकरण के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। वनों के विनाश के कारण हरियाली नष्ट हुई है। औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के समय प्रदूषण नियंत्रण की पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आग, धूल और राख, धुआं की कालिमा का प्रभाव घर, बाग, बगीचे सहित दूर दूर तक होता है। इससे आंखों में चिपचिपापन, रोहा, दृष्टि कमजोर होना, टीबी, कैंसर आदि रोग होते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप तेजाबी वर्षा भी होती है जो फसलों, पौधों आदि का विशेष हानि पहुंचाती है। अम्लीय और क्षारीकरण के कारण भूमि की उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। चलिए देख लेते हैं, इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं। हरियाली क्यों नष्ट होती है, तो वनों के विनाश के कारण, ये तो दिया ही गया है। भूमि की उर्वरा शक्ति के नहीं ये नहीं होगा, यही होगा, वनों के विनाश के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या कहाँ तेजी से बढ़ रही है, शहर, पहली ही लाइन में दिया गया है, कहाँ बढ़ रही है, शहरों में बढ़ रही है। भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट जाती है, सबसे लास्ट लाइन में दिया गया है, अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण, ठीक है, अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण। लोग गांव से आकर शहरों में क्यों बसते हैं, रोजगार के लिए, ठीक है, रोजगार के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों आई है। कृषि योग्य में तेजाबी वर्षा के कारण, औद्योगिकरण के कारण। एक सेकंड इसको देख लेने दीजिए मुझे एक बार। ओके, औद्योगिकरण के कारण दिया गया है यहाँ पे, औद्योगिकरण के कारण और फलस्वरूप तेजाबी, जिससे पौधों को विशेष हानि हुई है, तेजाबी वर्षा भी होती है। कुल मिला के औद्योगिकरण के कारण ही है, प्रथम औद्योगिकरण के कारण ही है, ठीक है।
क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ही तेजाबी वर्षा हो रही है, जिससे कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। आलस्य को छोड़ने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। आलस्य को जीतने का यही उपाय है। यदि इससे काम न लिया गया तो सजा प्रकृति की ओर से मिले बिना ना रहेगी। बीमारियों के या किसी कष्ट के रूप में सजा भोगनी ही पड़ेगी। शरीर श्रम में जो समय लगता है वह व्यर्थ नहीं जाता। आगे देख लेते हैं। इसका प्रतिफल एक सेकेंड जी हाँ, इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। शारीरिक रोग का जैसे मन पर असर होता है वैसे ही शारीरिक आरोग्य का भी होता है। यह अनुभव सिद्ध है, यानी कि अनुभव से बताया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। 136 आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है? तो दूसरी तीसरी लाइन में दिया गया था, बीमारी या कष्ट। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोगों का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो दिया गया था मन पर पड़ता है। ये देखिए यहीं कहीं दिया गया है, शारीरिक रोग का जैसे मन पर असर पड़ता है। ठीक, सब आपके इसी में दिया है, बस इसी से देख के आपको लगाना था। शरीर श्रम में क्या लगता है? ऊपर ही एक लाइन में दिया गया है, समय लगता है। ये देखिए, ये दिया गया है शरीर श्रम में जो समय लगता है। ठीक है, शरीर श्रम में समय लगता है। आलस्य को जीतने का क्या उपाय है? व्यर्थ काम न करना, शारीरिक रूप से शारीरिक श्रम करना। आलस्य को जीतने का क्या है? शारीरिक श्रम। आरोग्य से तात्पर्य है, आरोग्य का मतलब होता है रोग मुक्त होना, स्वस्थ होना, रोगी होना नहीं होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना दोनों होगा आरोग्य का अर्थ। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। स्वावलंबी मनुष्य की यश कीर्ति पूर्णिमा की चंद्रिका के समान चारों ओर फैलती है। ठीक है, स्वावलंबी मनुष्य की, उसका यशगान चारण और भाट शताब्दियों तक गाया करते हैं। कवियों और लेखकों के लेखनी से उसकी धवल कृतियों का निरंतर बखान करते हैं। उनका अभिनय रंगशालाओं तथा चित्रपटों पर हुआ करता है। पाठक और श्रोता उससे मनोरंजन के अतिरिक्त नित्य नया पाठ सीखा करते हैं। मनुष्य की कीर्ति उसकी शारीरिक सुंदरता से नहीं, उसकी पुण्य कृतियाँ फैलाती हैं। ठीक है, तो आप सुनते हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता आप कितने योग्य हैं, आपके कर्म कैसे हैं, इससे फर्क पड़ता है इस गद्यांश के अनुसार। चलिए, मनुष्य की कीर्ति किससे फैली? अभी आखिरी लाइन में आपने पढ़ा, पूर्ण कृतियों से, शारीरिक सुंदरता से नहीं, कवियों लेखकों से नहीं। ठीक है, पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखा करते हैं? तो अभिनय से। अभिनय से उनका सिर्फ मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे कुछ सीखा भी करते हैं। ऐसी लाइन दी गई है यहाँ पे, ये देखिए, उनका अभिनय रंगशालाओं और चित्रपटों पर हुआ करता है। पाठक और श्रोता मनोरंजन के अतिरिक्त नित्य नया पाठ सीखा करते हैं। ठीक है, अभिनय होगा यहाँ पे। चलिए, चारण और भाट किसका यशगान करते थे? पूर्णिमा की चंद्रिका का नहीं, कवियों और लेखकों का नहीं, स्वावलंबी मनुष्यों का। ठीक है, स्वावलंबी मनुष्यों का, पहली ही लाइन। हाँ ठीक है। चलिए, धवल का अर्थ पूछा जा रहा है। धवल का क्या अर्थ होता है? धवल का अर्थ होता है श्याम नहीं होता, उजला भी होता है, स्वच्छ भी होता है, दोनों होता है, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। चंद्रिका का पर्यायवाची, चंद्रिका का पर्यायवाची चांदनी होता है, विभा नहीं होगा, प्रकाश भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये लास्ट गद्यांश है। व्यक्ति की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है, बिना आत्मोन्नति के देश का उन्नयन असंभव है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, राज्य की छोटी छोटी बातों पर लड़ना द्वेष फैलाता है, देश को पीछे ले जाता है, राष्ट्र की गरिमा घटती है। हमें सभी प्रकार के मतभेदों को भुलाकर आपस में भाईचारे का संबंध रखना चाहिए। देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। प्रश्न देख लेते हैं। भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है, भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है मतभेदों को भुलाना। धर्म में आस्था नहीं होगा, देश की उन्नति नहीं होगा, मतभेदों को भुलाना होगा। ठीक है, राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है? तो आपने देखा, आपसी लड़ाई और द्वेष से राष्ट्र की गरिमा घटती है। ठीक है, देश को पीछे क्या ले जाता है? तो धर्म और जाति भी दिया गया है उसमें, और छोटी मोटी बातों पर लड़ना भी होगा, तो ये होगा। ठीक है, अपनी उन्नति नहीं होगा इसमें, तो एक से अधिक हो जाएगा। 149 राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है? राज्यों के विकास से, देश की ये चले बी ऑप्शन, बी की देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखने से राष्ट्र की उन्नति संभव है। ठीक है, ये यहाँ पे इस लाइन में दिया गया है। देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है, राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देश की उन्नति किसकी उन्नति से है?
तो यहाँ दिया ही गया है व्यक्ति की उन्नति से संबंधित है। ठीक है, चलिए आपके सभी प्रश्न कराए जा चुके हैं। तो अब आप, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों को जिन्होंने पेपर दिया होगा। और हाँ, आप अपना आपका जितना भी स्कोर आ रहा है उसको कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप सभी अपना पेपर मिला लीजिएगा अच्छे से और घबराना नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।